जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट, एमपी टेट, मैथ पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। इसके पहले हमने 26 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और हमारी मैथ की लगभग सीरीज समाप्त होने वाली हैं। बस 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं और इसमें हम जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ पेडागोजी में सी सेट के, तो सभी को हम इसमें क्या किए, कवर किए हुए हैं। तो कृपया आप हमारे साथ जुड़िए और सारे वीडियो को देखिए, आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। इसमें क्या है, छोटा वर्ग कितने का है, 4 वर्ग इकाई का है। तो ग्रिड पे देखिए इतना बना हुआ है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना, आयत का परिमाप हमको निकालना है। इस छोटे वर्ग के जो कितना दिया है, छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। देखिए तो छोटे वर्ग का है कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे छोटे वर्ग इकाई दिया है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा क्या हो जाएगी, भुजा क्या होती है, उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर 4 है तो भुजा क्या हो जाएगी, ए बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या भुजा मिल गई, कितनी, 2 मिल गई। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि कितने आयत हैं, 1 2 3 4 आयत हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए एक आयत की लंबाई कितनी है, 2। तो 4 आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 8 क्या हो गई, ये होगी लंबाई। ठीक है, ये क्या हो गई, लंबाई। अब चूँकि आयत का हमको क्या निकालना, परिमाप निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई भी कितनी होगी, 2 होगी। तो चौड़ाई के लिए कितने आयत हैं, 1 और 2। तो 4 गुणे 2 बराबर कितना, 2 हैं। तो 4 गुणे 2 क्यों होगा, 2 गुणे 2 होगा ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 आयत हैं, 2 गुणे और एक आयत की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो 2 दूनी 4। तो लंबाई कितनी आ गई, 8 और चौड़ाई आ गई कितनी, 4। तो नेक्स्ट पेज में क्या कहते हैं, केवल आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है अपने पास, लंबाई कितनी है, 8 है और चौड़ाई 4 है। तो 8 से 12 दूना 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर पहला, आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। देखिए उसके एक वर्ग का क्या दे दिया, आपका क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल से क्या निकाल लीजिए, उसकी भुजा निकाल लीजिए। भुजा से क्या निकाल, देखो चूँकि क्या बोला, आयत का परिमाप। तो यहाँ पे कितने आयत है, 1 2 3 और 4 आयत है। 4 आयत कैसे आएंगे, लंबाई में आएंगे, और 2 आयत किस में आएंगे, चौड़ाई में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे हर आयत की, और इसके बाद हम उसका परिमाप निकाल लेंगे। सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। देखिए 7.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 3.85 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 9.09 क्या लिख सकते हैं, हम लोग 9 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी कोई भी दशमलव की संख्या होती है, अगर 0.5 से अधिक है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 0.5 से अगर क्या है, कम है, मतलब 0.5 से अगर कम है तो उसको क्या लिखेंगे, उसको 0 लिखेंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, मतलब संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे 7 दशमलव, अगर यही क्या होती है, ये होती 7.6 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम 8 लिख देते। लेकिन ये क्या है, 7.1 है, तो इसको हम क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। इसी प्रकार 3.18 क्या है, चूँकि 0.5 से ज़्यादा है तो इसको हम 4 लिख दिए। लेकिन इसी प्रकार में 9.09 क्या है, 0 है, इसलिए हम क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। अब 0.5 से ज़्यादा होगा तो संख्या बढ़ जाएगी, और 0.5 से कम है तो संख्या वही रहेगी जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयत का एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, इतनी माप क्या है बर्तन है। अब हमको कितना है, 200 ml आयतन वाली क्या बाल्टी भरना है। तो क्या बोला है कि 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रम से बाल्टी भरने में बर्तनों में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से हल करते हैं।
ठीक है, ऑप्शन से हल करते हैं। देखिए पहले हम क्या मान लेते हैं कि 200 ml का 6 बर्तन है और 300 ml के 3 बर्तन है। ठीक है, देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 गुणे 6 प्लस 300 गुणे 3, तो 6 दूनी 1200 हो गया और प्लस 3 3 900, तो 12 में क्या हो गया, 2100 हो गया। ठीक है, 2100 हो गया, क्या हो गया, 2100 हो गया। चूँकि हमको और भरना कितना है, हमको 2000 ml भरना है। तो देखिए और इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन में पहला ही आपका क्या है, सही नहीं है, मतलब ऑप्शन में पहले ही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, इनको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन इनमें सही आंसर मिलेगा क्योंकि हमको पहले ही आंसर मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया और आगे उसको पूरा सॉल्व करने से टाइम आपको ख़राब नहीं करना एग्जाम टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की। 18:40 मतलब कितना, 6:40 शाम को। ठीक है, और शुरू की और 22:20 बजे समाप्त कर दी, मतलब 22:20 मतलब कितनी, रात के 10:20 पे। तो उसकी यात्रा कुल कितनी थी, 3 घंटे 40 मिनट। तो देखिए 7 इधर हो गया, तो मतलब कितना इधर 20 मिनट हो गया, इधर 40-20 तो 7 बज गया, और 7 3 10 तो 3 और 20 तो 20 40, तो 3 घंटा 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम पदों तक का योग। देखिए सम संख्या तक पद मतलब 1 - 1 तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 - 1 + 1 - 1 तो इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके पदों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सम संख्या की बात कर रहा है तो इसके पदों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सम पदों तक का योग क्या होगा, 0 होगा, 0 0 0 ऐसा बढ़ता है। क्योंकि सम पद कैसे लेंगे, आप ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिकतम है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, मतलब 250 मतलब कितना हो गया इसका मूल्य, 250 गुणे 200, 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा, 50,000 वैल्यू होगी इसकी। और इसका कितना हो जाएगा, 250 का प्रत्येक 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 20 दर्जन, 20 दर्जन मतलब 20 पे 24, तो 24 हो जाएगा। तो 250 गुणे 20 गुणे 12, तो मतलब क्या हो गया, ये 12 हो गया ना, ये क्या है 12, तो 12 में 24 तो कितना होगा 240, तो मतलब क्या है ज़्यादा ही होगा, क्यों ये 200 था या 240 है, आज ये वैल्यू दोनों की सेम है, तो कौन सा होगा इसमें, कौन, तो इसमें 2 नंबर सही होगा, तो केवल 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लागत में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। देखिए लाल भाग मतलब क्या है, ये आधा है, आधा मतलब कितना है 50%, और चूँकि ये क्या है पूरा, ये पूरा कितना है, इसको आप मान सकते हैं क्या, पाई चार्ट का कुल भाग क्या है, x से मान लेते हैं, तो लाल भाग कितना है 40 है, 40 मतलब कितना है, 40 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, और ये इसको क्या x मान ले रहे हैं हम पूरे भाग को, तो कितना होगा ये x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 20, टोटल 20, ये पूरा टोटल 20 भाग, लेकिन आधा कितना हो गया, 1/2 उसका 2 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, सॉरी 20 नहीं होगा, 80 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 80 होगा, क्योंकि 40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 80, तो x का मान कितना आ गया आपका 80 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, सफ़ेद भाग क्या है 1/8, तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद भाग 1/8, तो 80/8 10, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। तो सफ़ेद भाग कितना होगा 10 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, सीधा सिंपल है 75 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो 75 75 75 75 और 75, तो इसकी माध्यिका क्या होगी 75, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों किया जाता है। देखिए रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है,
क्यों नहीं किया जाता है। पहले बोलता है, क्या बोल रहा है पहला, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। दूसरा बोल रहा है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग गणना करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, क्योंकि इसमें संख्याओं को क्यों नहीं किया जाता है, इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग इनकी गणना में करना मुश्किल होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमन और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं शिक्षण अधिगमन और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। पहले हम किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इसमें, इसके बाद हम क्या करते हैं, योजना का बना लिया और संगठन कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम कि शिक्षा अधिगमन के साथ एकीकृत आकलन करेंगे। ठीक है, शिक्षा अधिगमन के साथ हम क्या एकीकृत करेंगे, मतलब सभी को पास में करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम एक रिपोर्ट का विकास करते हैं, प्रगति रिपोर्ट का विकास करते हैं। देखिए योजना बन जाएगी, इसके बाद हम योजना बनने के बाद सभी को संगठित एकीकृत करेंगे, सभी को इकट्ठा करेंे। इसके बाद क्या रिपोर्ट का विकास होगा, सभी लोग मिलकर क्या रिपोर्ट बनाएंगे और लास्ट में क्या होगा, बच्चों के अधिगमन प्रगति की प्रतिष्ठित की रिपोर्टिंग और उसका संचार। लास्ट में उसमें क्या करेंगे, बच्चों का संचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, 83 - 27 = 64। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि इस तरह की जब भी बच्चा क्या करता है, इसे कथन में घटाव सीखने का बोध कराता है, तो इसमें कैसे बच्चे किस प्रक्रिया का उपयोग करता है, स्थानीय के मान के बारे में उसको क्या होती है, हमेशा गलत अवधारणाएं होती हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करेंगे कि बच्चों के घटाव प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। मैं आपको जितने भी वीडियो बनाया हूँ सभी में एक ऐसा बताया हुआ हूँ क्वेश्चन हर रिपीटेड है, इसमें क्या होता है, बच्चे की स्थानीय मान से रिलेटेड अवधारणाएं गलत होती हैं, इसीलिए वो क्या होगा, वो जोड़ घटाना गुणा भाग करने में असमर्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, चित्र बनाकर किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझना। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें किस अनुक्रम का प्रयोग करके प्रारंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणाओं का विकास करना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम उसको पहले भाषा के माध्यम से समझते हैं। भाषा के माध्यम से समझते हैं, पहला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर जब हम भाषा के माध्यम से समझ गए हैं तो उसको क्या उससे कुछ हम अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अनुभव प्रदान करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी और हाँ ये पहला ये फिर 3। फिर क्या कहते हैं, जब हम उससे क्या करें अनुभव प्रदान हो गया उससे, तो हम क्या करते हैं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम उसको चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 राइट हो गया। ठीक है, पहले हम भाषा के माध्यम से समझते हैं, फिर अनुभव प्रदान करते हैं, इसके बाद प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं और लास्ट में चित्र बनवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान बच्चे के तर्क कौशल के विकास पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो प्राथमिक कक्षा में ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, प्राथमिक कक्षा में
बच्चे गणित में क्या सीखते हैं उसका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, उसके तर्क कौशल के विकास पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में उसको सीखने पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 + 4/5 है, क्या है? सॉल्व करिए। सीधा सिंपल एक प्रकार से क्या आपको जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे आपको हल करके दिखाता हूँ। इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 और प्लस 5 × 3 = 4 × 3 = 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 22/15। 22/15 क्या क्या लिख सकते हैं? 1 सही, 7/15। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य एक गतिविधि है? निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य एक गतिविधि है? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? इसमें क्या होता है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन क्या है? एक गतिविधि है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि पहला क्या होता है, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा व दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। इसमें क्या होता है कि गणित को सीखने के प्रतिफल किस प्रकार विकसित होता है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक गणित की कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। देखिए विषय समूह मतलब कि हमें बच्चों का ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें से सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को संभालने के लिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखना चाहिए। देखिए जिसकी अलग अलग क्षमताएं हैं उनको एक साथ सामूहिक रखना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऐसा नहीं कि हम होशियार बच्चों का ग्रुप अलग बना दें, जो उनसे थोड़ा सा कम होशियार हैं, ये थोड़ा कम समझ पाते हैं तो उनको अलग कर दें, ऐसा नहीं है। हम एक मिक्स ग्रुप बनाएंगे तो जिससे जो होशियार बच्चे के साथ भी जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है वो भी उसके साथ आगे बढ़े। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, क्योंकि एक अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षा का सबसे उचित उद्देश्य क्या होता है? क्या बोलता है कि एक शिक्षक अपने कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि समझाने के लिए कहता है कि आप किसी वस्तु के बारे में कितना सोच सकते हैं। तो इसमें छात्र के साथ ऐसी गतिविधियाँ करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित कारण क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकार के बारे में उसकी समझ को गहन करता है। इसमें क्या ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, देखिए 11,000 कैसे लिख दिए, पहले हम क्या लिख दिए, 11,000 लिख दिए। ठीक है, फिर 11,000, 1100, फिर हम क्या लिख दिए, 1100 लिख दिए हम। ठीक है, क्या लिख दिए, 1100, 1111, फिर लास्ट में क्या लिख दिए, 11। अब संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो कुछ नहीं, ऐड कर दीजिए 1 1 1 2 1,
क्या आएगा 12/111। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको याद रखना। देखिए इनमें से 2 आयत हैं, ठीक नहीं है। इसमें क्या सा ठीक नहीं है? इसमें से 2 आयत है, बिल्कुल सही है। समानांतर चतुर्भुज हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज हैं। इसमें क्या बोल रहा है? सभी समानांतर चतुर्भुज हैं, बिल्कुल है। इसी बोला इनमें से एक सम चतुर्भुज नहीं है। यही क्या है? ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। देखिए एक वर्ग और आयत सदैव ही एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं। अब इस परिभाषा को याद रखिए, लिख लीजिए कहीं पे कि एक वर्ग और आयत सदैव ही एक समानांतर चतुर्भुज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आमने सामने भुजाएं क्या है? भुजाएं और कोण सदैव समान होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दी गई सभी आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज अवश्य हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज नहीं, इससे चारों क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या पूछना हमको? नकारात्मक पूछा, ठीक नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 आपको सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने शीट वितरित की, ठीक है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। कौन सी प्रयोग की? जब भी आपसे पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसको कागज में के रूप में क्या करना है? प्रदर्शित करना है और समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचना है। तो इसमें क्या होगा? बच्चे ऐसे में अपने आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जो शिक्षक है बच्चों के सामने आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आगमन विधि का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा लिख लीजिए आप। जब किसी दी गई जानकारी की तुलना कर परिणाम तक पहुंचती है तो इसे आगमन विधि कहा जाता है। हमें किसी भी चीज़ की जानकारी दी गई है और हमको उसकी क्या करना है? तुलना करना है। ठीक है, तुलना करके हमको उसके परिणाम तक पहुंचना है, तो क्या होती है? आगमन विधि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कहता है इसमें हर कोई क्या होता है? गणित सीख सकता है। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक जीवन में किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं। इसमें सभी व्यक्ति कथन सीख सकते हैं, हर व्यक्ति गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जब भी आप लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या होगा? एक बंद आकृति होगी। मतलब उसके बच्चे पूछने पर क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। ठीक है, बिल्कुल दिया। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ में आएगा कि वह क्या होगी? एक बंद आकार का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। मतलब बच्चे किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कुछ नहीं, इसे इसका भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा? एक से क्या ले सकते हैं? 4 3 12 1 13/4 और भाग देना है, भाग 1/16। जब भाग को गुणा बोल देंगे क्या आ जाएगा? 13/4 और गुणे 16, 4 16, 13 52। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा संख्याओं को प्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ शुरू हो? 25 से और ये है 39। तो हम ये देख रहे हैं कि 2000 का क्या अंतर है? 25 ये क्या हो जाएगा? 27, ये 29, ये क्या हो जाएगा? 29,000। ठीक है, फिर 31 33 35 37 39 39 और 41 और ये 43 और ये क्या हो जाएगा? 43। तो हमको क्या बोला है? 43,000 और 29,000। क्या बोला है? ए और बीच के बीच की दूरी क्या है? बस कुछ नहीं है, दोनों क्या करिए आप
दोनों घटा दीजिए। 43,000 माइनस 29,000 कितना आ जाएगा आपका? 14,000 इकाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होता है। और आप लोगों को अगर क्या चाहिए PDF, तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8602118228 पर संपर्क करिए, तो हम आपको ये PDF प्रदान कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिससे उसके लाभ मिल सके, क्योंकि आपका पेपर 15 दिसंबर को CSET का होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।